बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के बारे में बात की थी और हमने अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इसको कंपेयर किया था। उसमें भी हमने जो फैक्टर्स थे वो डिस्कस किए थे। हमने दो रीजंस के साथ डिस्कस किया था। एक हमने pKa वैल्यूज़ या फिर Ka वैल्यूज़ को हमने देखा था और फिर दूसरा हमने यही देखा था एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन या इसका कंजुगेट बेस का हमने इसको नाम दिया था। आज हम, चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे लाजमी तौर पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में भी और टेस्ट वगैरह में भी, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को या एसिडिटी को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आज हमने पढ़ना है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 1, रेजोनेंस स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इंडक्टिव इफेक्ट है। साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप है। फिर ब्रांचिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप है और फिर आपके पास डिस्टेंस इफेक्ट है और फिर आपके पास लास्ट में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बेंजाइक एसिड के स्पेशल केसेस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर देखेंगे। तो पहले इन फैक्टर्स को देख लेते हैं कि ये कैसे इफेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मेन चीज आप लोगों के सामने लिखी हुई है कि ये आपने जरूर देखना है। ये जो फैक्टर्स है ना, जितने भी हमने लिखे हैं, ये किसी न किसी तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन को इफेक्ट करते हैं और जब इसकी स्टेबिलिटी इफेक्ट होगी या चेंज होगी तो इन टर्न आपके पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कैसे ये इफेक्ट करते हैं, इन तमाम पॉइंट्स को हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आपके पास क्या है जी, रेजोनेंस। रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि रेजोनेंस कैसे इफेक्ट करता है। मैंने कहा है कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। अब कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना। अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को देखें तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी कम है या फिर ज्यादा है। ठीक है ना। अगर हम, याद रखिएगा, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस करता है। अब ये जो आयन है इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। प्लस क्या बनता है इसके साथ? हाइड्रोनियम आयन बनता है या हाइड्रोजन आयन बनता है। अब मैंने कहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। अब यहां पर देखें RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको हम कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब अगर हम इस चार्ज को ज्यादा करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी भी इफेक्ट होगी और चार्ज को कम करेंगे तब भी इसकी स्टेबिलिटी इफेक्ट होगी। भाई याद रखिएगा, जब हम ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को ज्यादा कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, अगर हम नेगेटिव चार्ज को ज्यादा कर देते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो जाए तो भाई याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है ना। स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि चार्ज और स्टेबिलिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। इसके बरक्स अगर हम नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर लें, नेगेटिव चार्ज को क्या करें? डिक्रीज करें, तो जाहिर बात है नेगेटिव चार्ज जब डिक्रीज हो जाएगा तो फिर इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इंक्रीजेस। तो ये बात याद रखना।
ठीक है ना। कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है या अनस्टेबल है, किस बात पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम है या ज्यादा है। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी कार्बोक्सिलेट आयन की, और जब इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज कम हो तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कार्बोक्सिलेट आयन की, इंक्रीज हो जाएगी, और जब इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने यही बात देखना है कि भाई बेसिकली रेजोनेंस क्या करता है। रेजोनेंस कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर जो आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है उसको इफेक्ट करता है। तो कैसे इफेक्ट करता है हमने इस बात को देखना है कि आया रेजोनेंस आपके पास स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, हमने इसको देखना है। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने ये बात यहाँ पर लिख दिया है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसोसिएट करते हैं तो इससे क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। ठीक है, तो ये है आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन RC डबल बॉन्ड O और आपके पास O नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। याद रखना ये कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर रेजोनेंस होता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन है तो यहां पर रेजोनेंस होगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा क्या बनेगा RC। ये डबल बॉन्ड पहले यहां पर था, अब आपके पास नेगेटिव चार्ज यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा तो यहां से ये वाला डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास O नेगेटिव और यहां पर बन जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड। अब ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये भी आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलेट आयन आपके पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। अगर हम इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड बना लें, इन दोनों को क्या बना लें, रेजोनेंस हाइब्रिड बना लें, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है ये कभी इस ऑक्सीजन पे है कभी इस ऑक्सीजन पे, मतलब दोनों ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर हम इसको ऑल द टाइम एक सिंगल ऑक्सीजन के ऊपर रखते हैं तो फिर ये अनस्टेबल होता है, लेकिन कभी इस पे कभी इस पे, तो थोड़ी देर के लिए एक ऑक्सीजन रिलैक्स हो जाएगा। तो रेजोनेंस के जरिए से चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है ना, चार्ज की डीलोकलाइजेशन होती है जिसके जरिए से मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आती है। तो लिहाजा ये डबल बॉन्ड कभी यहां पर है तो कभी यहां पर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों ऑक्सीजन के दरमियान में, या जो नेगेटिव चार्ज है इन दोनों ऑक्सीजन के दरमियान में रेजोनेट करता है। तो ये नेगेटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये आपके पास क्या है जी, रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो अगर आप लोग इस रेजोनेंस में देखें तो ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है ना, ये दोनों ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट होकर कम हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि रेजोनेंस के थ्रू आपके पास क्या होता है, रेजोनेंस क्या करता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस increases the stability of carboxylate ion, ठीक है ना, by delocalization of negative charge। ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ये क्या करता है, डीलोकलाइज कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो जब नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इंटरनल ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो आपके पास स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज, और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, विच इन टर्न इंक्रीजेस द एसिडिटी, जिसके रिजल्ट में एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस बेसिकली आपके पास चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मॉलिक्यूल या जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसके अंदर स्टेबिलिटी आती है। तो जब स्टेबिलिटी इसके अंदर आ जाएगी तो आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो रेजोनेंस इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन by delocalization of negative charge which in turn increases the acidity। तो इसकी स्टेबिलिटी जब बढ़ जाएगी तो समझ लेना आपके पास एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, तो रेजोनेंस क्या करता है, इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो रेजोनेंस क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। ये हमारे पास पहला फैक्टर था जिसने आपके पास क्या किया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन को इफेक्ट किया बाय डिक्रीजिंग द चार्ज डेंसिटी ऑन सिंगल ऑक्सीजन। एक सिंगल ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी कम की, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो स्टेबिलिटी राइज होगी, एसिडिटी आपके पास क्या होगी, फिर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके पास पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है जी, दूसरा फैक्टर आपके पास है जी इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट भाई इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, और ये थ्रू सिग्मा बॉन्ड प्रोसीड होता है, ठीक है ना। अब हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट दो किस्म का होता है, एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक आपके पास होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब आसान अल्फाज में कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सिस्टम की तरफ, उनको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स बोल देते हैं। मतलब हम बात ये करेंगे कि आपके पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट, और इसी तरह से आपके पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है, जिसको हम आई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई आपके पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से मुराद ये है कि कोई भी ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सिस्टम को, अपने से सिस्टम को डोनेट करेगा, तो उसको हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो मतलब आपके पास क्या है, इसमें क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आ जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें कौन से आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं। विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सिस्टम, ठीक है ना। ये आपके पास ऐसे ग्रुप होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को सिस्टम की तरफ डोनेट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या उन ग्रुप को जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का नाम देते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स itself from the system। ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर देते हैं, तो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास O। चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड लिख लेते हैं। ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहां पर मैं लगा देता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं। अब ये हमारा सिस्टम है, ठीक है ना, और इस सिस्टम के साथ मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो होता है जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिस्टम की तरफ डोनेट करता है। अब ये आपके पास क्या है, ये इसका सिस्टम है, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम की तरफ डोनेट करेगा, और जब सिस्टम की तरफ डोनेट करेगा तो इन टर्न्स आपके पास ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले कहा था कि जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी या डेंसिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और जब इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये क्या करते हैं, इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऑन ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो क्या करेगा, विच decreases the stability
ठीक है, ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, जो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो जब कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी आपके पास, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, जो कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और जब नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या करेगा, इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम्स व्हिच डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, और फिर ये क्या करेगा, इंटरनल एसिडिटी को भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये था आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट में हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को देखा। किसको देखा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को। अब मैं क्या कर लेता हूं, इसी जगह पर मैं क्या अटैच कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, जो कार्बोक्सिलेट आयन है या जो सिस्टम है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अपनी तरफ पुल कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस ऑक्सीजन के ऊपर भी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जिस वक्त इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो तो वो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विथड्रॉ कर ले तो ये क्या करेगा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर देगा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। ऑक्सीजन के ऊपर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज होगी या चार्ज अगर डिक्रीज हो जाए तो फिर क्या होगा, आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इंक्रीजेस। अगर आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सो आपके पास क्या होगी, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो इंक्रीजेस। तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को क्या कर देता है, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिक्रीज कर देता है। तो ये बात याद रखिएगा। हमने ये बात की है कि भाई जितनी भी आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी है वो आपके पास डेंसिटी ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, कि अगर आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कम है तो ये ज्यादा स्टेबल है, और अगर चार्ज ज्यादा है तो ये आपके पास क्या है जी, लेस स्टेबल है। तो इन टर्न हमने इसका रिलेशन फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के साथ इस तरह से डायरेक्ट देखना है। ठीक है, तो ये था आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें हमने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट देखा, या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट देखा कि ये एसिडिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो ये आपके पास दूसरा फैक्टर था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपके पास एक और फैक्टर भी है, वो क्या है आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन का भी एक फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करता है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है ना। अब आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है, और आपके पास sp हो सकता है। तो ये तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड C COO और आपके पास क्या है H। ठीक है ना। इसी तरह से मैं यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन ही लिख लेता हूं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आपके पास COO नेगेटिव। तो ये भी आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से आपके पास क्या है जी, CH3 CH2 COO नेगेटिव। तो अब देखें, कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलेट आयन तीनों केसेस में यहां पर अगर आप लोग देखें, ये जो कार्बन है इसमें ये कार्बन आपके पास क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। इसी तरह से ये जो कार्बन है आपके पास ये
sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसी तरह से ये वाला जो कार्बन है ये आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो या ये वाला एसिड हो या फिर ये वाला एसिड हो, इन तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ठीक है, तो भाई याद रखिएगा, जिधर आपके पास, इधर अगर आप लोग देखें तो आपके पास क्या है, मोर एस कैरेक्टर है। sp हाइब्रिडाइजेशन की केस में एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो अब एस कैरेक्टर जब ज्यादा हो तो आपके पास क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी है इसको अपनी तरफ पुल करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो जब नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहां पर कम हो जाएगी तो आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, आपके पास इंक्रीजेस एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। अगर हम इसको देखते हैं तो आपके पास क्या होता है, लेस एस कैरेक्टर, इसमें एस कैरेक्टर कम है, तो ये फिर आपके पास क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज्यादा पुल नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रॉन को जरूर अपनी तरफ खींचेगा जरूर, क्योंकि इसमें एक्स कैरेक्टर कुछ तो है, लेकिन जितना ये खींच रहा था, ठीक है ना, इतना ये नहीं खींच सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पुल नहीं कर सकता, तो चार्ज इसी तरह से ऑक्सीजन के ऊपर रहेगी, ज्यादा कम नहीं होगी। तो एज ए रिजल्ट आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन में कोई फर्क ज्यादा नहीं आएगा, या हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी काफी ज्यादा होने की वजह से ये अनस्टेबल होगा, तो एसिडिटी आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस वजह से ये आपके पास क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। लास्ट में अगर आप लोग देखें तो ये sp है, तो आपके पास क्या है, लीस्ट एस कैरेक्टर है। तो जब लीस्ट एस कैरेक्टर है तो फिर ये आपके पास क्या होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को पुल ही नहीं कर सकता, एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज उसी तरह से ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन कम होगी और आपके पास एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या होगा, फिर लीस्ट एसिडिक होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलेट आयन सबसे क्या है, कम स्टेबल है। तो ये है आपके पास इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक बार फिर से देखिए, sp हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन है वो साथ वाले जो आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसके ऊपर जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी है इसको अपनी तरफ पुल करता है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज्यादा होता है। जहां पर s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब चार्ज डेंसिटी कम हो तो कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल हो जाएगा, तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जहां पर हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, फिर sp2 में यही इफेक्ट होता है पर कम होता है, जिसकी वजह से ये लेस एसिडिक होता है और लीस्ट एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट जो है वो सबसे कम है। तो ये है आपके पास इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट आपके पास है जी साइज ऑफ आर ग्रुप या अल्काइल ग्रुप। ठीक है, साइज ऑफ आर ग्रुप। ठीक है, आपके पास आर ग्रुप साइज में स्मॉल हो सकता है, साइज में लार्ज हो सकता है। तो अगर आप लोग देखें, लेट सपोज CH3 COOH, ठीक है ना, इसी तरह से आपके पास CH3 CH2 COOH। अगर आप लोग देखें यहां पर आपके पास क्या है, लार्ज आर ग्रुप है, ठीक है ना, और यहां पर आपके पास क्या है, स्मॉल आर ग्रुप है। तो भाई याद रखिएगा, जितना आपके पास आर ग्रुप लार्ज होगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज्यादा होगा, और वो इंटर्न ऑक्सीजन के ऊपर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को ज्यादा कर देगा। तो जब चार्ज ऑन ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कार्बोक्सिलेट आयन की कम, तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लार्ज आर ग्रुप आपके पास क्या करता है, डिक्रीजेस एसिडिटी, एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ज्यादा है। ये ग्रुप आपके पास क्या है, स्मॉल है, तो स्मॉल ग्रुप आपके पास इसका डोनेशन इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि लार्ज ग्रुप का होता है।
तो ये आपके पास जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी को बहुत ज्यादा नहीं करवा सकता, जिसकी वजह से चार्ज कम रहने की वजह से कंपैरेटिवली ये स्टेबल रहेगा, तो इसकी एसिडिटी आपके पास क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। तो आपके पास यहां क्या है जी, मोर एसिडिक, ठीक है ना, ये क्या होगा आपके पास, मोर एसिडिक। मतलब स्मॉल अल्काइल ग्रुप हो तो आपके पास मोर एसिडिक होगा, लार्ज आर ग्रुप हो तो आपके पास लेस एसिडिक होगा, उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है जी ब्रांचिंग ऑफ आर ग्रुप। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ब्रांचिंग ऑफ आर ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास CH3 CH2 और आपके पास CH2 COOH, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास स्ट्रेट चेन में है कार्बन, और इसी तरह से अगर आप देखें CH3 CH CH3 और यहां पर मैं लगा दूं COOH, ठीक है ना, और यहां पर आपके पास क्या है, कार्बन ब्रांच फॉर्म में है, ब्रांच चेन। तो याद रखना, जो ब्रांच, जितना हम ब्रांचिंग ज्यादा कर लेंगे तो हम कह सकते हैं ब्रांचिंग ऑफ आर ग्रुप increases the acidity of carboxylic acid, ठीक है ना। अगर हम जितने ज्यादा ब्रांचिंग कर, तो ये आपके पास क्या है, मोर एसिडिक है, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, ब्रांचिंग है, और ये आपके पास क्या है, स्ट्रेट चेन वाला, ये आपके पास क्या है, लेस एसिडिक है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर हम इस तरह कह सकते हैं कि यहां पर एक तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, लेकिन यहां पर इसको दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई सॉरी, मैंने उल्टा लिख लिया। ब्रांचिंग क्या करता है आपके पास, ये लेस एसिडिक है, ठीक है ना, और ये वाला आपके पास क्या है, मोर एसिडिक है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको ज्यादा मिल रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये मोर एसिडिक है, ये वाला मोर एसिडिक है, और ये वाला लेस एसिडिक है आपके पास। तो ब्रांचिंग ऑफ आर ग्रुप, यहां पर इंक्रीज की बजाय आपने क्या लिखना है, डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिक्रीजेस, और जितनी कम ब्रांचिंग होगी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड उतना ही क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपके पास है कि डिस्टेंस इफेक्ट, या हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं पहले। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास CH2Cl COOH, ये एक एसिड है। इसी तरह से आपके पास CH2F COOH, ये एक एसिड है। तो अगर आप लोग देखेंगे ये वाला जो है ये आपके पास क्या है, मोर एसिडिक है, इसके कंपैरिजन में ये वाला, ये आपके पास क्या है, लेस एसिडिक है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर जो अल्फा कार्बन है इसके ऊपर जो क्लोरीन अटैच है ये क्या है आपके पास, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसके कंपैरिजन में फ्लोरीन आपके पास क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होगा, अटैच होगा, उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर उस ग्रुप की कम होगी तो फिर आपके पास वो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो आपके पास फ्लोरो एसिडिक एसिड मोर एसिडिक है देन क्लोरो एसिडिक एसिड, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके अल्फा के साथ अटैच करेंगे वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड करेंगे तो उतना ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस एसिडिक होगा। क्या होगा, लेस एसिडिक होगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आगे है जी डिस्टेंस इफेक्ट। अगर आपके पास दोनों ग्रुप सेम हो, ठीक है ना,
जैसे दोनों क्लोरो एसिडिक एसिड हो। नंबर 5 आपके पास क्या है जी, डिस्टेंस इफेक्ट है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास CH2Cl है, फिर आपके पास CH2C OH है। इसी तरह से आपके पास CH3, ये CH, इधर Cl लगा देते हैं, COOH। अब देखिए यहां पर ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपके पास, वो तो सेम है। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पर तो डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो एसिड है ये आपके पास क्या है, मोर एसिडिक है, और इसके कंपैरिजन में ये वाला आपके पास लेस एसिडिक है। भाई अब तो आपके पास दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, फिर ये आपके पास ज्यादा एसिडिक क्यों है और ये आपके पास लेस एसिडिक क्यों है। अगर आप लोग देखें तो आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप, इसके साथ ही अल्फा कार्बन और इसके साथ वाला बीटा कार्बन, यहां पर क्लोरीन आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप से आपके पास फर्स्ट और आपके पास सेकंड बीटा पे आ रहा है। बीटा पोजीशन पर आपके पास क्लोरीन अटैच है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप से काफी दूर है। लेकिन अगर यहां पर आप लोग देखें तो क्लोरीन आपके पास अल्फा कार्बन के ऊपर अटैच है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप के करीब है। तो आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आप जितना दूर जाएंगे, ठीक है ना, सिस्टम से, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो चूंकि यहां पर आपके पास क्लोरीन इस कार्बोक्सिल ग्रुप के करीब है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इजीली पुल कर सकता है, और इजीली पुल करेगा तो हाइड्रोजन का रिलीज होना आसान हो जाएगा, या डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखें ये यहां से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, यहां से, तो ये काफी दूर है, तो इसका इफेक्ट यहां पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी कार्बोक्सिल ग्रुप के जितना ज्यादा करीब होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और जितना इससे दूर करेंगे तो उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस इफेक्ट से क्या मुराद है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अगर वो सेम है, वो करीब हो सकता है, दूर हो सकता है। अगर करीब होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, और अगर आपके पास दूर हो तो वो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो भाई ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसपे कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। हमने 4-5 फैक्टर्स पढ़ लिए। सबसे पहले हमने रेजोनेंस को देखा, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को देखा, फिर हमने आर की साइज को देखा, और फिर हमने आर की ब्रांचिंग को देखी। उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा, और लास्ट में हमने डिस्टेंस इफेक्ट को देखा, ठीक है ना। तो ये था आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के वो फैक्टर्स जो इसकी एसिडिटी को क्या करते थे, इफेक्ट करते थे। तो भाई इन पॉइंट्स को शुरू से लेकर आप लोगों ने एंड तक जरूर देखना है, और एक एक पॉइंट करके आप लोगों ने लिखना है। थैंक यू वेरी मच।